स्वागत है। मैं पवन शर्मा। यूट्यूब चैनल हमारा किस नाम से है? टीआर पवन शर्मा। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपने अपलोड करते हैं तुरंत आपके पास में पहुंच जाए। हम जो कल टॉपिक चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसका नाम था पी ब्लॉक एलिमेंट। आवर्स सरणी के अंदर हमने पढ़ा था 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं बेटा? 4। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। पी ब्लॉक 13 से लेकर 18 तक होता है। पी ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है, इसलिए इन तत्वों को पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा? 6। इसलिए पी ब्लॉक में 13 से 18 तक कुल कितने वर्ग होते हैं? 6 वर्ग होते हैं। कल हमने 13 में कौन सा आता है, 14 में कौन सा आता है, 15 में कौन सा आता है, सब हमने पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है 12th क्लास के लिए वो 15 वर्ग से शुरू होगा। और 15 वर्ग में कौन आता है? कल हमने पढ़ा था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये जो होते हैं वो 15 वर्ग से संबंधित होते हैं। अब 15 वर्ग को कल हमने एक दूसरे नाम से भी बुलाया था। किस नाम से बेटा? निकोजन्स। निकोजन्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 15 वर्ग है इनके जो कंपाउंड है या इनके जो कोई भी मॉलिक्यूल्स है गैसीय अगर अवस्था में हो तो उनसे दम घुटने लगता है। जैसे आपको किसी बंद कमरे में छोड़ दिया जाए और वहां ओनली फॉर नाइट्रोजन गैस हो तो आपका दम घुटने लग जाएगा। इसलिए दम घुटना, और ये ग्रीक भाषा का शब्द है निकोजन्स, जिसका मतलब होता है दम घुटना। अब इस 15 वर्ग में कौन कौन से अपने तत्व आते हैं? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये हैं। इनकी अगर बात करें अपने तो नाइट्रोजन जो है वो, फास्फोरस जो है वो, ये कौन सी अवस्था में होते हैं? ये होते हैं अधातु, ये अधातुएं हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो उपधातु हैं, मेटेलॉइड्स हैं। और जो बिस्मिथ है वो किस अवस्था में है? धात्विक अवस्था में है, धातु है, मेटल है। अब अपने जैसे पी ब्लॉक की अगर बात कर रहे हैं तो यहां अपने 15 वर्ग से बात, 15 जो वर्ग है उसमें तीनों टाइप के एलिमेंट्स हैं। अधातु भी है, उपधातु भी है और धातु भी है। अगर इनकी बात करें कि कौन सा तत्व किस रूप में, प्रकृति में या भूप्रपट्टी में पाया जाता है, तो अपने नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में वॉल्यूम के हिसाब से गैसीय स्टेट में पाया जाता है। उसी प्रकार अगर अपने नाइट्रोजन को किसी कंपाउंड में देखें, संयुक्त अवस्था में देखें, तो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं। जैसे NaNO3 जिसे कहते हैं सोडियम नाइट्रेट या चिली साल्ट पीटर। क्या कहते हैं बेटा? चिली साल्ट पीटर। इसी प्रकार इंडियन साल्ट पीटर भी होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? KNO3, और इसे कहते हैं इंडियन साल्ट पीटर। पोटेशियम नाइट्रेट या इसे कहते हैं इंडियन साल्ट पीटर। इसी प्रकार नाइट्रोजन के और भी कंपाउंड हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया है, etc। फास्फोरस है, वो भी कंबाइंड अवस्था में कहां पाया जाता है बेटा? हड्डियों के अंदर या फिर दांतों के अंदर, या फिर अपने बात करें तो कोई फोस्फोप्रोटीन है। फोस्फोप्रोटीन भी आगे अपने टॉपिक में आएगा। फोस्फोप्रोटीन ये एक प्रकार की कंबाइंड यानी संयुग्मित प्रोटीन होती है।
संयुग्मित प्रोटीन होती है, जिसमें प्रोटीन के साथ कुछ भाग और भी तत्व का होता है और वो फोस्फो यानी फॉस्फोरस का होता है। इसी प्रकार ये भी तत्व कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी बन सकता है। अब अपने नाइट्रोजन वाली फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th क्लास में फॉर्मूला बताया जाता है कि इस तरीके से अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का आ जाए। पढ़ा था ना बेटा? उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे। तो जैसे अपने नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है, एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि जैसे ये ऊपर हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और यहाँ क्या होता है? हीलियम, ठीक है। ये पहले आवर्त की बात है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड आवर्त से कौन शुरू हो जाता है? नाइट्रोजन। ये थर्ड से, ये फोर्थ से, ये फिफ्थ से और ये सिक्स से और आगे नीचे क्या आ जाएगा? 7, ठीक है बेटा। अब यहां जैसे नाइट्रोजन वाला है तो यहाँ लास्ट में जो एलिमेंट होता है वो कौन होता है? नियो। सेकेंड आवर्त में लास्ट एलिमेंट कौन है? नियोन है। उसके बाद में थर्ड आवर्त में यहां कौन होता है? लास्ट एलिमेंट आर्गन। फोर्थ आवर्त में यहां कौन होता है? क्रिप्टोन। फिफ्थ आवर्त में यहां लास्ट में कौन होता है? जीनोन, ठीक है। और सिक्स्थ आवर्त में यहां लास्ट में क्या होता है? रेडोन, ठीक है। अब यहां अपने बात करें तो जैसे ये होता है 2 नंबर हीलियम। उसके बाद में इस पूरे में 8 एलिमेंट होते हैं, तो 2 और 8 10। इसमें फिर 8 होते हैं, 10 और 8 18। फोर्थ आवर्त में 18 होते हैं, तो 18 और 18 36। फिफ्थ आवर्त में फिर कितने होते हैं बेटा? 18, तो 36 और 18 54। और सिक्स आवर्त में 32 होते हैं, तो यहाँ रेडोन का कितना हो जाएगा? 54 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 86। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रट्टा नहीं मारना पड़े। अगर अपने को कोई भी एलिमेंट का पूछ लिया जाए ना तो अपने इस तरीके से इनको जोड़कर अपने कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब अपने देखो क्या करते हैं, तो जैसे ये नाइट्रोजन है, इसका अपने को परमाणु क्रमांक याद रखना पड़ेगा, कितना होता है? 7, ठीक है। उसके बाद इसमें अपने 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 50। 15 में फिर अपने कितने जोड़ेंगे? 18 जोड़ेंगे, तो 15 और 18 कितना हो जाएगा? 33। अब 33 में फिर अपने 18 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। और फिर अपने यहाँ 32 जोड़ा था ना, तो यहाँ भी 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 80। अब अपने क्या करेंगे? इसके हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे? नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कौन सी है गैस के बाद में आ रहा है? हीलियम के बाद आ रहा है। देखो हीलियम है, उसके बाद वाले आवर्त में आ रहा है नाइट्रोजन, तो हीलियम के बाद लिखेंगे, तो हीलियम के बाद लिखेंगे तो यहां लिख देंगे अपने हीलियम। अब उसके बाद में कैसे लिखेंगे बेटा कि ये कौन से आवर्त से है? 2 से, तो आप यहां लिखेंगे 2, ठीक है। अब इसका पी ब्लॉक एलिमेंट का मैंने कल क्या बताया था? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 से 6, ये कल बताया था। तो अब अपने क्या करेंगे? n की वैल्यू क्या आ गई? 2 2s2, ठीक है। और उसके बाद में n यानी 2p 1 से 6, तो यहाँ 1 से 6 यानी 13 वर्ग जो होगा उसमें 1 आएगा, 14 में 2, 15 में 3, तो यहाँ कितना आएगा? 2p3, ठीक है बेटा। समझ में आया? दोबारा देखिए, यहाँ 2, n की वैल्यू 2, s यहाँ 2 और यहाँ फिर 2
ये रहा n की वैल्यू p और 15 वर्ग से है तो कितना आएगा 3। अब इसमें फास्फोरस का, तो फास्फोरस है वो इसके बाद में आ रहा है नियोन के बाद, तो आप यहां लिखेंगे नियोन। ठीक है, कौन से आवर्त से संबंधित है बेटा 3, तो यहां लिखेंगे 3, बाकी वही 3s2 3p। ठीक है, उसके बाद में ये वाला नियोन के बाद में आर्गन, तो आर्गन के बाद में ये आएगा तो यहां लिखेंगे अपने क्या आर्गन। ठीक है, अब यहां 3 की जगह कौन सा पीरियड है फोर्थ, तो यहां लिखेंगे 4s2 4p। ठीक है, लेकिन अब यहां देखो जैसे ये हो गया 18 के बाद में ये 2 20 और 3 23, लेकिन यहां कितने हैं 33, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन कम है। तो वो 10 इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन डी में, तो यहां लिखेंगे डी और यहां आएगा 10। अब यहां डी कौन सा आएगा, डी आएगा n-1 डी। n-1 का मतलब कौन सा आवर्त है चौथा, और चौथे में से एक घटा देंगे कितना बचा 3, तो यहां आएगा 3d। ठीक है, ये अगर अपने रट्टाफिकेशन करते हैं ना तो एग्जाम के टाइम में भूल जाते हैं बेटा, लेकिन यहाँ रट्टाफिकेशन नहीं करना, हमें साथ साथ में समझना है। उसके बाद में ये वाला, अब ये वाला किसके बाद में आ रहा है बेटा के आर के बाद में, तो यहां लिखेंगे के आर। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आवर्त है बेटा फिफ्थ 5s2 5p। अब देखो 36 ये रहा, 2 जोड़े 38, 3 जोड़े 41, लेकिन है कितना 51, हुआ है 41 है 51, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा 10, तो यहां लिखेंगे D10। अब यहां D10 है तो यहां 5 नंबर वाला पीरियड है ना, तो अपने क्या करेंगे 5 - 1 यानी 4D। ठीक है, रटना नहीं है समझना है। उसके बाद में बेटा साथ साथ में नोट करते रहना, कॉपी पेन अपने पास में रखना और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे नोट करते रहना। उसके बाद में इसको देखो किसके बाद में आ रहा है जीनोन के बाद में XE। ठीक है, कौन से आवर्त से संबंधित है 6 6s2 6p3। ठीक है, अब देखो 54 और 2 56 और 3 59, लेकिन है कितने 83। अब 59 है और यहां 83 है तो कितने कम हो गए 24 कम हो गए। तो 24 मतलब एक तो डी बच गया और एक एफ बच गया। डी में कितने आने 10 और एफ में कितने आने हाईएस्ट 14, तो 10 और 14 24। तो आप पहले लिखेंगे डी को, डी लिखना है n-1 मतलब 6 - 1 5d 10, और उसके बाद में एफ जो आता है ना वो आता है n-2 f। n-2 f का मतलब 6 - 2 4f और ऊपर आएगा 14। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है परमाणुवीय त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस, जैसे कि अपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा कि जो एटॉमिक रेडियस है या परमाणुवीय त्रिज्या है वो साइज पे डिपेंड करती है। एटम का साइज देखा जाता है, एटम का साइज अगर बड़ा होता है तो परमाणुवीय त्रिज्या भी क्या होती है अधिक होती है, ज्यादा होती है या बड़ी होती है, और साइज छोटा होने पर परमाणुवीय त्रिज्या भी क्या होती है कम होती है। ये बात पढ़ चुके हैं ना बेटा। तो अपने जैसे साइज देखते हैं तो साइज में क्या होता है कि वर्ग में अपने जाते हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, जैसे ये वर्ग है तो इस वर्ग में अपने ऊपर से नीचे यानी अप टू डाउन आते हैं
तो परमाणुओं का आकार है वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? यहाँ कोषों की संख्या 2 है, यहाँ कोषों की संख्या 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6। तो वर्ग में अपने ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु का क्या बढ़ता है? साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने के कारण परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती है। अपने अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त में अपने जाते हैं बाएं से दाएं, तो आवर्त में अपने बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होता है कि ये वाला भी सेकंड कोष है, और अपने आगे चलेंगे तो भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोष में जाएगा? सेकंड में जाएगा। यानी कोषों की संख्या नहीं बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आकर्षण बल बढ़ेगा, और आकर्षण बल बढ़ेगा तो अपने यूं बोलेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु का साइज क्या होगा? छोटा होगा, तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। तो अब यूं देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणुीय त्रिज्या में कमी आती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बेटा क्या होता है? परमाणुीय त्रिज्या में वृद्धि होती है। उसके बाद में कौन क्या टॉपिक आता है अपना? आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन ऊर्जा। आयोनाइजेशन ऊर्जा क्या होता है बेटा? हम जैसे पहले डेफिनेशन की बारे में बात करते हैं, तो कोई भी मान लो परमाणु है वो विलगित अवस्था में, यानी किसी से जुड़ा हुआ ना हो, विलगित अवस्था में उसके बाह्यतम कोष से यानी संयोजकता कोष से, वैलेंस शेल से, जैसे मान लो ये परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है, और यहाँ बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि नाभिकीय आवेश या आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो इसके फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, इस बल को तोड़ना पड़ेगा, और इस बल को तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी, और वही ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा? आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब आयनन ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा होती है, तो यहां अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, और अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा तो ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। तो अब यहां अट्रैक्शन फोर्स का पता किससे चलेगा? इसी से, किससे? साइज से। तो अपने देखते हैं कि अगर ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो साइज जितना बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा, और कम होने के कारण ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ेगा, परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, और परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, इसलिए ऊर्जा आयनन ऊर्जा में कमी आएगी। तो ऊपर से नीचे आने पर तो आयनन ऊर्जा कम होती है। बाएं से दाएं, आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो उल्टा होगा, परमाणु की त्रिज्या कम होगी, परमाणु की त्रिज्या कम हुई किसके कारण? साइज कम होने के कारण। अट्रैक्शन फोर्स जो ये था नाभिकीय आकर्षण बल ये ज्यादा होगा, और नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा होगा तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी ज्यादा। तो बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, आयनन ऊर्जा अधिक होती है। तो यहाँ अपने आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं चलने पर आवर्त में तो अधिक होगी। हमारा टॉपिक आएगा विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। विद्युत ऋणता अगर अपने बात करें तो साइज पर ही डिपेंड करती है। विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है? कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब कोई भी परमाणु किसी के साथ बंध बनाता है तो बंध बनाने के बाद में सहज संयोजक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है बेटा बताओ? शाबाश, माइनस होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? माइनस होता है। तो वह माइनस अपनी तरफ खींचेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऋणता यानी नेगेटिविटी। अब देखो ये नेगेटिविटी भी किस पर डिपेंड करती है? साइज के हिसाब से।
अगर मान लो परमाणु का साइज छोटा है, साइज क्या है, छोटा, तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा, फोर्स से खींचेगा। यानी विद्युत ऋणता जो है ना वो साइज के व्युत्क्रमानुपाती है। साइज जितना छोटा होगा ना उतनी विद्युत ऋणता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप बताइए इसमें किसका साइज छोटा है? वेरी गुड, नाइट्रोजन का साइज क्या है, छोटा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और कितनी होती है, 3.0। फिर भी 3 तत्व ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर आपको ध्यान नहीं हो, याद ना हो, तो आप फोन कर लें, यानी FON, ये ट्रिक है, फोन कर लें आप, और फोन कर लें तो इसकी होती है 4, इसकी होती है 3.5 और इसकी होती है 3.0। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इसकी 3.0, और जैसे जैसे अपने आवर्त वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणता कम होती जाएगी, और बाएं से दाएं चलेंगे तो विद्युत ऋणता बढ़ती जाएगी। उसके बाद में हमारा टॉपिक क्या आएगा बेटा, ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उसके बाद में क्या आता है, अगर अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे गलनांक अवधनांक की बात करें तो यहाँ गलनांक देखिए आप, इनका गलनांक, अपने गलनांक जो होता है ना वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। द्रव्यमान ज्यादा होगा, गलनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ अपने वर्ग में ऊपर से नीचे देखें तो क्या हो रहा है, द्रव्यमान इनका बढ़ रहा है तो गलनांक में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक गलनांक में वृद्धि होगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो Sb और बिस्मिथ है इसके गलनांक इनसे कम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में मैंने आपको बताया था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था ना, NH2Np3, कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 5। तो यहाँ ये वाले तो 5 इलेक्ट्रॉन अपने जैसे मान लो सहसंयोजक बंध में यूज कर लेते हैं, लेकिन ये वाला जो है यहाँ एक अक्रिय युग्म प्रभाव कार्य करता है। अक्रिय युग्म प्रभाव यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट। वह क्या होता है, इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं 5, लेकिन ये जो S कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये सहसंयोजक बंध में भाग नहीं लेते हैं। यानी ये जो युग्म है, पेयर है, वो अक्रियशील होता है, क्रिया नहीं करता है। तो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, केवल ये 3 इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसकी वजह से गलनांक में क्या आती है, कमी आती है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपना अपरूपता। अपरूपता यानी एलोट्रोपी। अपरूपता का नाम से स्पष्ट हो रहा है, अपर रूप यानी रूप अलग अलग। जैसे एक ही कोई तत्व है उसके रूप अलग अलग हैं और उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण हैं वो भिन्न भिन्न हैं। तत्व एक ही है लेकिन रूप क्या है इसके अलग अलग है। जैसे वो एक प्रार्थना आती है ना, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तो वैसे ही है, इसके रूप अनेक है लेकिन है एक ही। कैसे, जैसे मान लो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 2 रूपों में पाया जाता है, एक जिसका नाम है अल्फा रूप और दूसरे का नाम है बीटा रूप। अब इसके भौतिक गुण अलग होंगे, रासायनिक गुण अलग होंगे, इसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। है किसके बने हुए, नाइट्रोजन के। फास्फोरस है ना, इसके अपरूप ज्यादा होते हैं इस वर्ग में। जैसे इसका एक होता है श्वेत फास्फोरस, आगे बढ़ेंगे अपने, एक होता है लाल फास्फोरस, एक होता है काला फास्फोरस। और ये जो काला फास्फोरस होता है वो भी 2 रूपों में पाया जाता है, एक का नाम है अल्फा काला और एक का नाम है बीटा काला।
इसी प्रकार आर्सेनिक भी अपरूपों में पाया जाता है, एंटीमनी भी अपरूपों में पाया जाता है, और बिस्मिथ है वो अपरूपों में नहीं पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये चार अपरूपों में पाए जाते हैं और ये अपरूपों में नहीं पाया जाता है। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट गुण है संरक्षण का गुण, केटाइनेशन। आपको पता है ये संरक्षण मतलब क्या होता है, श्रृंखला बनाना, जुड़ना, एक से अधिक आपस में जब जुड़ते हैं तो वो क्या गुण कहलाता है, संरक्षण का गुण कहलाता है। और संरक्षण का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है बेटा, वेरी गुड, सही जवाब किसमें होता है, कार्बन में होता है। यहाँ ये कार्बन वाला वर्ग नहीं है, लेकिन संरक्षण का गुण आ जाए तो किसमें पाया जाता है, कार्बन में होता है। कार्बन श्रृंखला अधिक बनाता है। संरक्षण का गुण है वो किस पे डिपेंड करता है, बंध ऊर्जा पर डिपेंड करता है। बंध ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी संरक्षण का गुण उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां अगर बात करें अपने, तो इस पूरे वर्ग में फास्फोरस में संरक्षण का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि फास्फोरस की बंध ऊर्जा यानी बंध बनाने की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए संरक्षण का गुण फास्फोरस में अधिक पाया जाता है। इस वर्ग की बात हो रही है। अगर ओवरऑल देखें तो किस में पाया जाता है, कार्बन में पाया जाता है। उसके बाद में है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, अब ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो जैसे एटम है, इस एटम का अगर अपने बात करें जैसे नाइट्रोजन वाला कॉन्फ़िगरेशन यही तो पढ़ा था, हीलियम के बाद में 2s2 2p3। तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। अब अगर ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन ये त्याग करके अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। इसके लिए क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली बात तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, -3, यानी कि 3 माइनस के ऑक्सीकरण अंक दर्शा सकता है। इसके बाद जैसे ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये भी किसी को दे दे या सहसंयोजक बंध बना ले तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो सकता है, +5। ऑक्सीकरण अवस्था +5 भी हो सकती है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, बाई चांस ये 2 इलेक्ट्रॉन अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण बंध ना बनाए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर देना चाहे, सहसंयोजक बंध बनाना चाहे तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो सकता है, +3। अब अपने इन तीनों की बात करेंगे कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था है तो ये क्या होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे ना तो +3 ऑक्सीकरण का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि नीचे जब आते हैं ना तो यहाँ अक्रिय युग्म प्रभाव ज्यादा लगता है, तो अक्रिय युग्म प्रभाव यहाँ ज्यादा लगेगा, यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन बंध बढ़ाने में भाग नहीं लेंगे, तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +3 ऑक्सीकरण का स्थायित्व क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में बढ़ता है। अब बात करते हैं 5 वाले की। 5 इलेक्ट्रॉन देना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है, थोड़ा कठिन काम होता है। तो अगर मान लो अपने नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में, और ये 2p3, p में कितना है, ठीक है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए तो 5 इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता, लेकिन सहसंयोजक बंध बनाना चाहिए। तो अब आप इसके पास देखिए सहसंयोजक बंध के लिए कि कोई भी मान लो परमाणु आता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर ले, 1 इसके साथ साझा कर ले, 1 इसके साथ साझा कर ले, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ साझा हो जाए। और ये इलेक्ट्रॉन अगर उप सहसंयोजक बंध के द्वारा दिए जाए तो 3 बंध यहाँ बन गए, 1 बंध यहाँ बनेगा, टोटल कितने बंध बनेगा, 4 ही बंध बनेगा, क्योंकि इसके पास कक्ष की कितने हैं, 4 ही है। एक तो 2s है और 3 है वो 2p है, तो कक्ष की इसके पास 4 है, इसलिए ये अधिकतम कितने बंध बना सकता है,
4 ही बंध बना सकता है। इसलिए प्रश्न आ जाता है कई बार कि नाइट्रोजन की अधिकतम सह संयोजकता कितनी होती है, तो सह संयोजकता कितनी होती है, 4 ही होती है। बात करें अन्य तत्व की, तो जैसे ये नियोन सॉरी ये फास्फोरस है, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, नियोन के बाद 3s2 3p3 और p वाला है तो 3 वाला है तो ये d भी होगा, खाली होगा। तो जरूरत पड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है, d में, और इस प्रकार कितने कक्षक हो गए, d वाला खाली पड़ा है तो ये वाला अगर d में चला जाए तो ये 5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। तो प्रश्न आ जाए कि नाइट्रोजन 5 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित कर सकता जबकि अन्य तत्व कर सकते हैं, तो इसका क्या उत्तर होगा कि नाइट्रोजन के पास डी कक्षक नहीं होता है जबकि अन्य तत्वों के पास डी कक्षक उपस्थित होता है। इसी प्रकार इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि NCl5 नहीं बनता है जबकि PCl5 बनता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा कि इसके पास डी कक्षक होता है जबकि इसके पास डी कक्षक नहीं होता है। -3 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब है कि विद्युत ऋणता इनकी ज्यादा हो तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। तो इनमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता मैंने आपको किसकी बताई थी, नाइट्रोजन की। इसलिए नाइट्रोजन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है वो कुछ तत्वों में -3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। तो -3 की बात करें तो नाइट्रोजन ही दिखा सकता है, बाकी +3 और +5 है वो आपने अभी पूरे लेक्चर में देखा। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।